अस्सलाम क्लास, वेलकम बैक। अभी तक हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसमें ये देखा कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया है। वो आ रहा है -48,000। क्लियर। अब फर्दर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात हो रही है यहाँ पे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 48,000 माइनस में आया, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। अब हम देख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आएगा, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना आएगा, और उसके बाद उसका नेट कैश इन कैश फॉर द पीरियड, नेट चेंज इन कैश फॉर द पीरियड कितना आएगा। क्लियर। आई होप सो फॉर्मेटिंग आपको क्लियर होगी। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। आई होप सो कुछ जो रूल्स हमने इनडायरेक्ट मेथड के पहले डिस्कस किए थे कि मैट्रिक्स में क्या चीजें आ रही हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, आई होप सो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब फर्दर बात करते हैं हम। द ऑपरेटिंग कैश फ्लो अमाउंट कम्स फ्रॉम द शेड्यूल जस्ट प्रिपेयर्ड, जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा -48,000, वही सेम एज इट इज हमने यहाँ पे लिखा है। अब आगे बात करते हैं कि 40,000 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो पहली ट्रांजेक्शन आ रही है वो आ रही है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। एक हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन थी कि लैंड ओरिजिनली कॉस्टेड 32,000, जिसको हमने सोल्ड किया है 40,000 में। 8,000 का गेन तो हमने रिकॉर्ड कर लिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, लेकिन ये जो 40,000 की हम टोटल ओवरऑल सोल्ड आउट कर रहे हैं जिससे हमारे पास कैश आ रहा है, तो हम इस चीज को यहाँ पे ऐड करते हैं। क्लियर। फर्दर बात करते हैं 20,000। तो यहाँ पे हमने देखा था कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, जब रिटेन अर्निंग की बात हो रही थी वहां पे ये चीज क्लियरली मेंशन थी कि 20,000 हमने डिविडेंड दिया है ड्यूरिंग द ईयर। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां पे गिवन थी और उसमें से हमने देखा कि 20,000 हमें डिविडेंड दिया अपने इन्वेस्टर्स को, तो ये चीज यहाँ से माइनस होती है। अब जो टोटल चेंज आ रहा है, कंप्यूट द नेट चेंज इन कैश फॉर द पीरियड आ रहा है 28,000। आप इससे कैलकुलेट कर दें -48,000 प्लस 40,000 -20,000, तो आएगा आंसर जो आएगा वो आएगा -28,000। गेट इट। फर्दर बात करते हैं, ओपनिंग लिख लेते हैं कि कैश बैलेंस में ओपनिंग 90,000 था, रिमेनिंग जो एंड का कैश बैलेंस आ गया वो 62,000 आ गया। कंप्लीट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बाय रिकंसाइलिंग द बिगिनिंग कैश टू द एंडिंग कैश। और यहाँ पे क्या प्रूव हुआ कि जो 2004 में 90,000 था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और रिमेनिंग जो बचा 62,000 वो हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस आ रहा है। नोट दैट द एंडिंग कैश अमाउंट टाइज बैक टू जॉयज बैलेंस शीट एट 31st March 2005। डन। अब यहाँ पे बात हो रही है कैश इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड कैश टैक्स पेमेंट्स मस्ट बी डिस्क्लोज। अगर यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पेमेंट की बात आती या कोई टैक्स पेमेंट की बात आती तो हम वो भी जरूर डिस्क्लोज करते। अगर वो इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में नजर आ रहे होते तो हम वहां से भी देखते, अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होते तो हम वहां पे भी देखते। क्लियर। Further, in addition, on the face of the statement or a supplemental schedule, disclose 50,000 non-cash financing activity. यहाँ पे नॉन कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या हो रही थी कि वो जो 50,000 आपको दे रहे थे, लाइक 50,000 आपका कॉमन स्टॉक आ रहा था और वो वहीं पे वापस पे ऑफ हो रहा था। क्लियर। लॉन्ग टर्म लोन में, तो वो वहां पे एक नॉन कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। अब यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल। आई होप सो यहाँ पे समझ आ गई होंगी चीजें, जहाँ तक क्वेश्चन से रिलेटेड बात है, जहाँ तक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात है, जहाँ पे फॉर्मेटिंग की बात है। आई होप सो कि यहाँ पे आपको ये इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आ चुकी होगी। डिस्पाइट किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई अमाउंट कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछें। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। अब बात करते हैं मैनेजिंग कैश फ्लोज। कैश फ्लो को मैनेज करने की जरूरत ही क्या है और क्यों करते हैं, पीछे पर्पस क्या है। कैश बजट्स आर यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू प्लान एंड फोरकास्ट फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर में हमारे बिजनेस एक्टिविटीज कैसे होंगी, प्रॉफिट कितना अर्न होगा, कैसे अर्न होगा। कैश बजट्स कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास इतना कैश ऑलरेडी है
क्योंकि हमारे कैश जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ है उससे हमारे पास इतना कैश बचा है, और कैश बजट के अकॉर्डिंगली हमने ये डिसाइड किया इतना बजट कैश में अवेलेबल है। तो इतना बजट अवेलेबल है तो हम आगे फर्दर अपनी इन्वेंट्री वैसे परचेज करेंगे, अकाउंट पेबल्स वैसे ही क्रिएट करेंगे, और अगर पैसे पीछे नहीं है तो हमें अकाउंट रिसीवेबल से कलेक्शन कैसे करनी है, इट्स एंटायरली डिपेंड अपॉन कि हमें कैश फ्लोज का स्टेटस पता होगा, देन ही हम कैश बजट प्रिपेयर कर सकेंगे। अब बात करते हैं कैश बजट कैन बी यूज टू, कैश बजट क्यों बनाने की जरूरत है। फोर्स मैनेजमेंट टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। जैसे ही कैश बजट बनाते हैं तो हम एक्सपेक्टेड कैश लिख लेते हैं कि इतना ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास होना चाहिए और इतना हमें एडिशनल चाहिए होगा। तो हम मैनेजमेंट को ये कहते हैं, क्योंकि जो कैश फ्लोज बना रहा होता है, जो बजट ऑफिसर होता है, जो आपका फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट ऑफिसर, ये सारी चीजें जो कर रहा होता है, जो पर्सन बैकएंड में, वो सारी चीजें मैनेजमेंट को बता रहा होता है कि ये चीजें यहाँ से कोऑर्डिनेट होंगी तो ही जाके कैश बजट सक्सेसफुली एस्टिमेटेड होगा और उसके बाद वो एक्चुअल पे इम्प्लीमेंट होगा। गेट इट। फर्दर बात करते हैं प्रोवाइड मैनेजर्स विद एडवांस नोटिस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे बात आ रही है कि किस तरीके से अवेलेबल रिसोर्सेज इतनी हैं, उनको यूटिलाइजेशन इतना करना है, और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इंटीमेट कर रहा होता है कि भाई आप पे जितना बजट एलोकेट किया गया है आपको उतना ही यूटिलाइज करना है। अगर इससे फर्दर यूटिलाइज हुआ तो फिर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है। प्रोवाइड टारगेट्स यूजफुल इन इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। अब वो डिपार्टमेंट्स जिनको कैश बजट एलोकेट किया था, जिसको कैश हमने दिया था कि आपको इतना कैश आपके पास आना चाहिए, देन इतना कैश आपको मिलेगा और आप इसी कैश में अपने डिपार्टमेंट की वर्किंग करेंगे। डिस्पाइट अगर वो फर्दर कैश अगर एस्टिमेट कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, देन उस सिचुएशन में उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आएगा। प्रोवाइड एडवांस वार्निंग्स ऑफ पोटेंशियल कैश शॉर्टेजेस। फिर प्रॉपर आपको वार्निंग्स दी जाती हैं वहाँ पे कि आपने जो एडवांसेस कैश लिए हैं वो शॉर्टेजेस आप खुद ही मीट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में जब आपको बजट मिल रहा होगा तो आप उस बजट में वो शॉर्टेजेस कैसे कवर करनी है ये चीजें आपको बेहतर पता होंगी, वो डिपार्टमेंट को बेहतर पता होती है कि आपको इसी कैश के अंदर अपनी एक्टिविटीज को कैसे फुल्ली यूटिलाइज करना है। ठीक है। इंक्रीज कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स एंड मैनेजिंग कैश फ्लोज। क्या करती मैनेजिंग कैश फ्लोज में सबसे पहले मैनेजमेंट के कौन कौन से तरीके। सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल से कलेक्ट करें ज्यादा से ज्यादा। कीप इन्वेंट्री लो, जितनी इन्वेंट्री जरूरत है उतनी ही लें ताकि कैश आपके पास मेंटेन रहे। डिले पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अकाउंट पेबल से ज्यादा टाइम ले लें ताकि हमारे पास कैश ज्यादा से ज्यादा देर तक हमारे पास रह जाए। प्लान टाइमिंग ऑफ मेजर एक्सपेंडिचर्स, कि आप देखें कि जो बड़े एक्सपेंडिचर्स हैं, जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, वो कैसे यूटिलाइज होते हैं, कैसे मैनेज होते हैं, और फॉर द टाइम बीइंग उसकी प्रॉपर टाइमिंग क्या है। क्योंकि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने डिले किया तो आपकी मशीनरी रुक जाएगी, और मशीनरी रुक जाएगी तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, उससे आपकी सेल इफेक्ट होगी और अल्टीमेटली आपके पास ये पूरा साइकिल इफेक्ट होगा। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई ऐसा आ रहा है जो रेपिटेटिवली बार बार आ रहा है, देन आप उसको प्लान करेंगे कि इसको कैसे मैनेज करना है। देन इन्वेस्ट इडल कैश, आपके पास जो पड़ा हुआ कैश है, जो आपने अकाउंट रिसीवेबल से भी कलेक्ट कर लिया, जो कि आपने इन्वेंट्री लो परचेज की थी उसकी वजह से आपके पास पड़ा हुआ है, जो आपने लायबिलिटीज को डिले पेमेंट्स की थी उसकी वजह से कैश आपके पास पड़ा हुआ है, तो उस कैश को अच्छे से यूटिलाइज करें, इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करें ताकि आपको कुछ एक्सपेक्टेड रिटर्न आ सके और वो रिटर्न आप फर्दर अपने बिजनेस में दोबारा री इन्वेस्ट कर सकें। डन। आई होप सो क्लास यहाँ आपको ओवरऑल लेक्चर समझ आया होगा। यहाँ पे 2 से 3 स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उन स्लाइड्स पे फोकस करते हैं और उनको अच्छे से समझते हैं, देन आई होप सो कि इस लेक्चर में कुछ भी इतना स्पेशल, इतना खास नहीं है जो आपको समझ ना आता हो। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि कौन सी स्लाइड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मेन थिंग इज दिस वन। सबसे पहले आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेट इनकम से स्टार्ट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक जाने के लिए कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। क्लियर। और इसके बाद यहाँ पे जो ऊपर बात हो रही है चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की,
तो वो ये मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको समझ आ रहा होगा कि जो चेंजेस आ रही हैं वर्किंग कैपिटल में, वो चेंजेस किस बेसिस पे आ रही है और उनको हमें अकाउंटेबल कैसे करना है। ये 2 स्लाइड्स अगर आपको अच्छे से समझ आ गई हैं और इनको आप ये सेम क्वेश्चन आप खुद बाय हैंड परफॉर्म कीजिएगा अपने हाथ से। जब आप खुद अपने हाथ से करेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो मैट्रिक्स में बातें चल रही हैं वो क्या चल रही हैं। क्लियर? आई होप सो यहाँ पे चीजें आपको अच्छे से क्लियर है। थैंक यू सो मच क्लास। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछें। और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने अपना फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करवा दिया है। बहुत अच्छा है। आई रियली इनकरेज दोस्त स्टूडेंट्स हु हैव डन वेरी वेल। बहुत अच्छा काम किया है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा काम किया है। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब तक आपने जितना भी काम किया, और इंशाल्लाह जहाँ इतनी सारी चीज़ें सक्सेसफुली हुई हैं तो वो आगे भी सेमेस्टर एंड बहुत सक्सेसफुली हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच क्लास।